students, I am Amit Chauran and I again welcome you back to our YouTube channel राजवीर क्लासेस। तो हम कर रहे थे क्लास 12th की एनसीईआरटी कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 3 दैट इज यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट और बना चुका हूं, जिसने वो नहीं देखे पहले वो देख लो, ठीक है। ये पार्ट 3 है आज। इसमें हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर। हमने यूएस की हेजेमनी देखी थी पहले, हेजेमनी एज ए हार्ड पावर, एज ए स्ट्रक्चरल पावर, एज ए सॉफ्ट पावर। और हमने देखा कैसे यूएसए ने पूरे वर्ल्ड में अपनी मिलिट्री के दम पर अपनी हेजेमनी बना रखी थी। उसके कल्चरल अट्रैक्शन के कारण भी उसकी हेजेमनी बनी थी और उसके हार्ड पावर के कारण भी हेजेमनी थी। तो दो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं अमेरिकन पावर के ऊपर, यानी अमेरिकन जो पावर है उसको रोकता कौन है, उसके भी कुछ पाबंदियां लगाता होगा, उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती होंगी। वो कहां से लगती है? तो जो हमें हिस्ट्री बताती है वो कहती है कि जितने भी आज तक अंपायर्स हुए हैं, चाहे मुगल अंपायर ले लो, चाहे दिल्ली सल्तनत ले लो, या फिर कोई भी अंपायर ले लो, वो सारे के सारे अंपायर कभी ना कभी डिके हुए हैं, उनका डिक्लाइन हुआ है। और वो डिक्लाइन किस लिए हुआ? उनकी इंटरनल वीकनेस की वजह से। कुछ ना कुछ उनकी इंटरनल वीकनेस ऐसी थी जिसके कारण उन बड़े बड़े एम्पायर्स का भी डिक्लाइन हुआ है। Similarly, biggest constraints to American hegemony lie within the heart of hegemony itself। इसी प्रकार से जो अमेरिका की हेजिमनी है उसके भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी अमेरिका की हेजिमनी में से ही निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले तो 3 कॉन्स्टेंट्स दिए हैं बुक के अंदर, 3 कॉन्स्टेंट्स दिए हैं और ये तीनों कॉन्स्टेंट्स खुद अमेरिका की हेजिमनी से निकल के आ रहे हैं। पहला क्या है? द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट। जो अमेरिकन स्टेट है यानी उसकी जो गवर्नमेंट है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है, यानी उसके इंस्टीट्यूशन का आर्किटेक्चर कैसा है, वो फॉर्म कैसे हुआ है, वो स्टेट वो खुद एक अमेरिकन पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहां हम देखेंगे कि जो अमेरिकन स्टेट है उसमें डिविजन्स ऑफ पावर्स हैं। जो पावर्स हैं वो डिवाइड की गई है अलग अलग ब्रांचेज में। 3 ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की। कौन कौन सी है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। 3 ब्रांचेज होती हैं गवर्नमेंट की, और इन तीनों ब्रांचेज में डिवीजन ऑफ पावर्स वहां पर क्लियरली है। इंडिया में थोड़ा सा फिर भी यूएसए से कम डिवीजन ऑफ पावर है। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट होता है। लेजिस्लेचर मतलब क्या है? लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव वो बॉडी होती है जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी के बारे में आप जानते हैं। तो इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। इंडिया में लॉ कौन बनाता है? इंडिया में लॉ बनाता है पार्लियामेंट। और इंडिया की एग्जीक्यूटिव कौन है? इंडिया की गवर्नमेंट, यानी उस लॉ को जिसने इंप्लीमेंट करना है वो है गवर्नमेंट। हम यहां देखते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट है यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी एग्जीक्यूटिव अपना अच्छा काम ना करे और लेजिस्लेचर उस एग्जीक्यूटिव से सेटिस्फाइड ना हो, एग्जीक्यूटिव के काम से सेटिस्फाइड ना हो, यानी गवर्नमेंट के काम से सेटिस्फाइड ना हो, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेंज कर सकता है। यहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है और एग्जीक्यूटिव को चेंज किया जा सकता है। बट अमेरिका में थोड़ा डिफरेंट काम करता है तरीका। अमेरिका में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। उसका लेजिस्लेचर यानी लॉ कौन बनाता है? वहां की कांग्रेस। इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पर कांग्रेस बोलते हैं। इंडिया में कांग्रेस क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट वहां पर कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट है। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। इसी प्रकार से वहां की जो पार्लियामेंट है यानी वहां की जो कांग्रेस है उसके 2 पार्ट हैं, एक है सीनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जो सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मिलकर वहां पर लॉ बनाते हैं। और वहां पे एग्जीक्यूटिव कौन होता है? वहां पे एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट जिस भी मिनिस्टर को चुनेगा वो मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि वहां के पार्लियामेंट के ही हिस्से हों, कोई जरूरी नहीं है। इंडिया में तो कोई भी मिनिस्टर को चुने जाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी होता है, पर यूएसए में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूएसए में प्रेसिडेंट किसी को भी अपना मिनिस्टर बना सकता है, और जो वहां की लेजिस्लेचर है वो उसको फिर अप्रूवल देती है। यानी कि वहां की जो लेजिस्लेचर है और वहां की एग्जीक्यूटिव है एकदम सेपरेट होती है, वहां पे क्लियरली डिवीजन ऑफ पावर्स होता है।
तो वहां का जो ये डिवीजन ऑफ पावर्स का सिस्टम है वहां के स्टेट में, वहां के गवर्नेंस में, वो एक तरह से वहां के एग्जीक्यूटिव पे ब्रेक लगाता है। बहुत बार हमने ये देखा है कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो अलग अलग कंट्रीज में जाके वहां पे ट्रीटीज साइन करके आ जाता है, पर वो कंट्रीज वो ट्रीटी साइन होने के बाद भी स्केप्टेबल रहते हैं, यानी कि वो ट्रीटी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक वहां की लेजिस्लेटर यानी वहां की कांग्रेस उस ट्रीटी को रेटिफाई ना कर दे। प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है, वो तो जस्ट ट्रीटी साइन करके आ जाता है, बट वहां की पार्लियामेंट यानी वहां की कांग्रेस अगर इस ट्रीटी को रेटिफाई ना करे, यानी उसको 2/3 बहुमत या जो भी उनका रूल है उससे उसको रेटिफाई ना करे, उसको अप्रूव ना करे, तब तक वो किसी दूसरे कंट्री से जो ट्रीटी की है वो ट्रीटी मान्य नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव के काम के ऊपर, यानी अमेरिका की मेन पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव की पावर, एग्जीक्यूटिव की पावर पे एक कॉन्स्टेंट लगा रहता है लेजिस्लेचर के कारण वहां पर। ठीक है, खासकर ये जो अमेरिका की मिलिट्री पावर है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की ही होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की ही मिलिट्री पावर होती है, अमेरिका किस पे अटैक करना चाहता है, किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन करना चाहता है, ये सब वहां की एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है। पर इसको रेटिफाई कौन करता है, वहां की लेजिस्लेचर। वहां की लेजिस्लेचर ऐसा रेटिफिकेशन ना दे, उसको अप्रूवल ना दे, तब तक ये एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर सकता। इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ही इस तरह का है अमेरिका का, कि वो खुद अमेरिका की पावर पे रिस्ट्रेंट्स लगा सकता है, कॉन्स्टेंट्स लगा सकता है। जो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है वो है ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिका की जो सोसाइटी है, वहां का जो समाज है, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर बहुत ही ज्यादा ओपन है। वहां पे लिबरलाइज्ड सोसाइटी है, उस सोसाइटी के पास बहुत ज्यादा राइट्स हैं, उनको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। जैसे हम यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी खुल के नहीं बोल सकते, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ भी लोग खुल के बोलते हैं। तो वो जो लिबरलाइज सोसाइटी है, जो खुल के बोलती है, खुल के सोचती है, उस सोसाइटी के कारण भी अमेरिका की पावर पे रिस्ट्रेन लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? हालांकि जो मास मीडिया है वहां पे, यानी कि जो वहां पे मीडिया है, वो बहुत बार अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, अमेरिका की जो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज हैं, वो उनकी सोसाइटी में बताने की कोशिश करती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका ने इराक पे हमला किया, कि क्यों किया वो हमला, अमेरिका का पर्सपेक्टिव वहां की मीडिया उनके पब्लिक को बताती है, बट वहां की सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा लिबरलाइज है, वो अच्छे से समझती है, और कई बार वहां की सोसाइटी अमेरिका को खुद प्रेशराइज करती है कि आप जो ऐसे एडवेंचर्स कर रहे हो दूसरे कंट्रीज में जाके, ये आप ना करो। आपने देखा होगा कि बहुत प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने बाहर युद्ध जीते हैं, बट अगले साल जब चुनाव हुए हैं तो वो प्रेसिडेंट चुनाव हार गए हैं, क्योंकि उनकी सोसाइटी को डोमेस्टिक इश्यूज पे काम करने वाली गवर्नमेंट चाहिए थी। हमने एग्जांपल इसी चैप्टर में देखा था, जो ऑपरेशनल डेजर्ट स्टॉर्म था, यानी जो फर्स्ट गल्फ वार था, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो प्रेसिडेंट थे GHW बुश, उन्होंने क्या किया था, उस गल्फ वार में जीत हासिल की थी, बट अगले साल जो 1992 में इलेक्शंस हुए थे उसमें बिल क्लिंटन जीत के आए थे। ठीक है, इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी बिल क्लिंटन जीत के आए थे। तो वहां की सोसाइटी एक सोचने समझने वाली सोसाइटी है। हालांकि मास मीडिया उसको फीड करती है, उसको बताती है गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, बट सोसाइटी सब समझती है। तो सोसाइटी समझती है कि जो पर्पज है और जो मेथड्स हैं गवर्नमेंट के, वो किस तरीके के हैं, गवर्नमेंट का मेन पर्पज क्या है। इराक पे जो हमला किया था उन्होंने किस पर्पज से किया था, और जिस मेथड से अमेरिका दूसरी कंट्रीज में डेमोक्रेसी स्थापित करना चाह रहा है, वो मेथड भी अच्छा नहीं है। वहां की सोसाइटी जानती है, आप किसी दूसरे कंट्री में डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हो, बट इन ए नॉन डेमोक्रेटिक वे। नॉन डेमोक्रेटिक वे का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहां पे सबकी रजामंदी हो। वहां की पब्लिक के खिलाफ जाके, वहां के गवर्नमेंट के खिलाफ जाके, वहां पे आप अटैक करके अपनी जबरदस्ती पॉलिसीज बनवाने के लिए वहां पे आप डेमोक्रेसी तो ला रहे हो, बट वो असल में डेमोक्रेसी है क्या? नहीं, वहां पे पब्लिक की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं आई थी। तो वहां पे जो मेथड्स, जिस मेथड से डेमोक्रेसी लाई जा रही है, जिस मेथड से अपनी आइडियोलॉजी फोर्स की जा रही है, वो मेथड अच्छे नहीं है, वो पर्पज भी क्लियरली सेटिस्फाई नहीं करता वहां की पब्लिक को। दिस फैक्टर इन लॉन्ग रन इज ए ह्यूज कॉन्स्ट्रेंट ऑन यूएस मिलिट्री एक्शंस ओवरसीज। तो जो मिलिट्री एक्शन करती है यूएस आर्मी ओवरसीज दूसरी कंट्रीज में, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाती है वहां की लिबरलाइज सोसाइटी। यानी कि हमने देखा पहला कॉन्स्टेंट क्या था, अमेरिका का जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है था, उसकी जो 3 ब्रांचेज में पावर्स को डिवाइड किया गया था एग्जीक्यूटिव की, वो एक कॉन्स्टेंट था। दूसरा कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है, अमेरिका की जो सोसाइटी है उसका ओपन नेचर भी एक कॉन्स्टेंट बन रहा है। और तीसरा कॉन्स्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि नाटो की स्थापना 1949 में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने की थी। अमेरिका एक लीडर था जिसने वेस्टर्न ब्लॉक को हैंडल किया हुआ था। वेस्टर्न ब्लॉक का एक
ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था नेटो। नेटो क्या था? नेटो का मेन प्रिंसिपल क्या था कि इसके जो भी मेंबर्स होंगे उनमें से किसी पे भी अटैक हुआ तो सारे के सारे कंट्रीज मानेंगे कि उन पे अटैक हुआ है और वो सब मिलके जवाब देंगे जो भी दूसरा ब्लॉक है उस कंट्री को। ठीक है, तो ये नेटो का मेन पर्पस था। बट आज के दिन यूएस की जो हेजेमनी है, यूएस की जो पावर है, उस पर कॉन्स्टेंट लगाने का काम भी ये नेटो ही कर रहा है। आज के दिन ये नेटो के कंट्रीज इतने ज्यादा कमजोर नहीं है जितने उस समय होते थे। तो आज के दिन अगर यूएसए का प्रेसिडेंट कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिससे नेटो के मेंबर्स खुश नहीं है, तो नेटो के मेंबर्स खुल के अमेरिका को बोल देते हैं। और अमेरिका को चाहिए कि नेटो के मेंबर्स उसके साथ हो, क्योंकि अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म की, अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये नेटो के मेंबर्स उसके खिलाफ जाएं। There is only one organization in the international system that can possibly moderate the exercise of American power. एक ही ऑर्गेनाइजेशन है फिलहाल इंडिया में जो अमेरिकन पावर को मॉडरेट कर सकता है, वो है नेटो। The US obviously has an enormous interest in keeping the alliances of democracies that follow the market economies. ये सारे वो डेमोक्रेसीज हैं जो मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करती हैं, मार्केट इकोनॉमी को यानी कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करती हैं। वो इकोनॉमी जिनको मार्केट खुद चलाती है, स्टेट नहीं चलाता। कम्युनिज्म क्या है? उसमें इकोनॉमी को स्टेट चलाता है। और कैपिटलिज्म क्या है? इसमें इकोनॉमी को मार्केट खुद चलाती है, मार्केट खुद अपने दांव तय करती है, जो कंपटीशन होता है वो खुल के होता है। तो ये जो कंट्रीज है नेटो की, ये सारी मार्केट इकोनॉमीज को फॉलो करती है, यानी कैपिटलिज्म को फॉलो करती है। और अमेरिका चाहता है कि ऐसी कंट्रीज के साथ उसका अलायंस बना रहे, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि नेटो से अपने संबंध खराब करे, नेटो कंट्रीज से अपने संबंध खराब करे। So this NATO will be able to moderate the exercise of US hegemony. जो US hegemony है उसको NATO भी moderate कर सकता है, उसको थोड़ा सा ठंडा कर सकता है। अब देखते हैं इंडिया के रिलेशनशिप विद यूएस। यूएसए के साथ इंडिया की रिलेशनशिप्स कैसी रही हैं। हमने देखा कि कोल्ड वॉर के दौरान, सबसे पहले कोल्ड वॉर देख लेते हैं ना। कोल्ड वॉर के दौरान ही लगभग इंडिया बना है ना। कोल्ड वॉर 1945 में शुरू हो गया था, 1947 के बाद इंडिया डेवलप हुआ है। तो हम तब से ही देखना शुरू कर देते हैं कि यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे थे। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान एक पैटर्न था। पैटर्न क्या था? इंडिया ने बोला था हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाएंगे, ना यूएस के ब्लॉक के साथ है ना यूएसएसआर के ब्लॉक्स के साथ है। बट फिर भी हमारा जो नॉन अलाइंड पोस्चर था वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर की तरफ झुका हुआ था। यूएसएसआर से हम बहुत ज्यादा वेपन्स खरीद रहे थे। यूएसएसआर ने बहुत बार हमारे लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था यूएन के अंदर, और यूएसएसआर ने हमारी 1971 में हमारे साथ एक ट्रीटी भी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो यूएसएसआर के साथ इंडिया का कहा जाता है कि एक थोड़ा सा इनक्लेशन था। इन कोल्ड वॉर एराज इंडिया फाउंड इटसेल्फ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डिवाइड फ्रॉम यूएस। ऑपोजिट साइड में इंडिया ने अपने आप को देखा था। इंडियाज क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप ड्यूरिंग दोज ईयर्स वाज विद द सोवियत यूनियन। सबसे ज्यादा अच्छा फ्रेंड हमारा सोवियत यूनियन था। अब देखते हैं सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर हमें कुछ ना कुछ हमारे रिलेशनशिप में बदलाव आएंगे। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर इंडिया सडनली फाउंड इटसेल्फ फ्रेंडलेस इन द हॉस्टाइल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। यूएसएसआर के विघटन के बाद इंडिया को एकदम से फ्रेंडलेस वाली कंडीशन महसूस हुई। यूएसएसआर बहुत अच्छा फ्रेंड था इंडिया का। जब उसका विघटन हुआ तो इंडिया को एकदम से इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में लगा कि इंडिया का कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा मजबूत फ्रेंड नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया ने इस दौर में अपने आप को संभाला और इंडिया में हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे? एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इंडिया लिबरलाइज इकोनॉमी की तरफ बढ़ा, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला और जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में सौंपा गया। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को भी फॉलो किया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपनी इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज के लिए खोल देना। हमने ओपन ट्रेड पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू किया। तो एलपीजी रिफॉर्म्स आए इंडिया में, और इस एलपीजी रिफॉर्म्स आने के कारण इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी थोड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बननी शुरू हो गई। ठीक है, इसलिए इंडिया के रिलेशंस यूएसए के साथ बेटर होने शुरू हो गए। सो इंडिया बिकेम एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर फॉर ए नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस। इंडिया एक अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर बन गया। इंडिया, हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इन कंट्रीज के लिए कि ये कंट्रीज अपने जो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आके बेच सकते हैं और इंडिया से पैसे कमा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर बन के आ गया ग्लोबलाइजेशन फॉलो करने के बाद इंडिया। नाउ टू न्यू फैक्टर्स हैव बीन emerged
इन इंडो यूएस रिलेशंस इन रिसेंट ईयर्स। हाल ही के दिनों में दो नए फैक्टर निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से दो फैक्टर हैं? एक है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है डायस्पोरा। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एक है हमारे रिलेशंस का। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या है कि जो टेक्नोलॉजी का फील्ड है उसमें इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। एक चीज है डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होते हैं? डायस्पोरा होते हैं प्रवासी। प्रवासी का मतलब जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, उनको बोलते हैं इंडिया का डायस्पोरा। बहुत ज्यादा डायस्पोरा इंडिया का अमेरिका में रहता है, उनको इंडियन अमेरिकन बोला जाता है। जो ब्रिटेन में रहेगा उनको इंडो ब्रिटिश बोला जाता है। तो ये होता है इंडिया का डायस्पोरा, जो लोग इंडिया के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन अमेरिका में जाके बस गए और वहां पे कई सालों से रह रहे हैं। वो डायस्पोरा इंडिया को काफी सारा रेवेन्यू जनरेट करके वहां से भेजता है। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायस्पोरा। वैसे नॉर्मल भाषा में हम लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग इनसे जलते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने देश के लिए क्या किया है, ये पढ़े लिखे और विदेश में जाके अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, ब्रिटेन में नौकरी कर रहे हैं। बट एक तरह से देखा जाए तो आज के दिन इंडिया इनको काफी इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि ये वहां पे जब जॉब करते हैं तो वहां से डॉलर्स कमाते हैं, और वो डॉलर्स कहाँ आता है? वो इंडिया में ही आता है। तो कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, वो फैक्ट्स देख लो। US absorbs about 65% of India's total exports in software sectors। जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया का जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, जो सॉफ्टवेयर वाला सेक्टर है, उसका जो एक्सपोर्ट है उसमें से 65% एक्सपोर्ट हम यूएस को भेजते हैं, बाकी 35% एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज में जाता है। 65% एक्सपोर्ट सीधे यूएस जा रहा है। 35% जो टेक्निकल स्टाफ है बोइंग का, बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है, बोइंग जेट बनाता है, ठीक है, बोइंग एरोप्लेन बनाते हैं, उसका बोइंग कंपनी का 35% टेक्निकल स्टाफ है वो इंडियन ओरिजिन का माना जाता है। वो सारे के सारे जो डायस्पोरा इंडिया वाले हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। लगभग 3 लाख जो इंडियन हैं वो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। सिलिकॉन वैली किस लिए फेमस है? सॉफ्टवेयर के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, इसलिए सिलिकॉन वैली बोलते हैं इसको। लगभग 3 लाख लोग वहां पे जो इस सेक्टर में काम करते हैं, कंप्यूटर सेक्टर में काम करते हैं, वहां पे 3 लाख। लगभग 15% जो हाईटेक स्टार्टअप्स हैं, जो नई नई स्टार्टअप्स बनती हैं, 15% ऐसी स्टार्टअप्स वहां पे ऐसी हैं यूएसए में जिनको इंडियन अमेरिकन चलाते हैं, यानी इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन चलाते हैं। 15% स्टार्टअप्स यूएसए की। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो यूएस की इकोनॉमी संभाल रही है, एक तरह से जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है उसको संभाल रही है। दूसरी कंट्रीज की तरह इंडिया को भी अब डिसाइड करना होगा कि जो यूएस की हेजेमनी है, जो वर्ल्ड में यूएस की हेजेमनी है, इस दौरान इंडिया के रिलेशनशिप्स यूएसए के साथ कैसे होने चाहिए। अब चॉइसेस इतने ज्यादा आसान नहीं है ना। पॉसिबल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है हम पहले देखते हैं। जो हेजेमनी का दौर है, इस दौर में यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इसके 3 पॉसिबल स्ट्रेटेजी हैं। अलग अलग पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी देते हैं, जिसमें से 3 ये मेन स्ट्रेटेजी हैं। इन 3 स्ट्रेटेजी में से हम कोई भी चुन सकते हैं। आप सोचिए आपको कौन सी अच्छी लग रही है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी 3 स्ट्रेटेजी हैं। पहली स्ट्रेटेजी ये है, इसमें जो इंडियन एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडिया के यूएस के साथ क्लोजनेस अच्छी बात नहीं है। इंडिया को इतनी ज्यादा क्लोजनेस नहीं रखनी चाहिए यूएसए के साथ, खासकर मिलिट्री टर्म्स में, क्योंकि यूएसए बहुत सारे एडवेंचर्स करता रहता है अलग अलग कंट्रीज में। यूएसए कभी किसी कंट्री पे अटैक करता है, कभी किसी कंट्री पे अटैक करता है। अगर इंडिया यूएस के साथ ज्यादा रहेगा, इन टर्म्स में ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप बनाएगा, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि इंडिया भी फोर्स हो जाए अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे काम करने के लिए। और हो सकता है कि यूएसए किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप अपने खराब करे, और हम यूएसए के साथ अच्छे रिलेशनशिप रख रहे हैं तो उस कंट्री के साथ हमारे भी रिलेशनशिप खराब हो जाए। इसलिए वो कुछ एनालिस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया को यूएसए से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए जब तक उसकी हेजेमनी का दौर चल रहा है, उसके साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए। They would prefer that India maintains its aloofness। इंडिया को अलूफनेस रखनी चाहिए, इंडिया अलूफ रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए थोड़ा सा अमेरिका से इस दौर में, हेजेमनी के दौर में। फ्रॉम वाशिंगटन, वाशिंगटन का मतलब अमेरिका। एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट्स ओन कंप्रिहेंसिव नेशनल पावर। और इंडिया को अपनी नेशनल पावर को इंक्रीज करने पर फोकस रखना चाहिए। अब दूसरे टाइप के एनालिस्ट हैं, कुछ और पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो हमारी कन्वर्जेंस है, जो ग्रो हो रही है, कन्वर्जेंस का मतलब कोई चीजें पास आ रही हैं, यानी अमेरिका और इंडिया पास आ रहे हैं, इससे इंडिया को फायदा होगा। वो कहते हैं
ये ग्रोइंग जो कन्वर्जेंस है ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडिया को फिर कभी नहीं मिलेगी। आज के दिन जो इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया में विजिट करने लग गए हैं, बराक ओबामा भी इंडिया में आए थे और ट्रंप भी इंडिया आ चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बार अमेरिका जा चुके हैं। तो ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है और जो ये कन्वर्जेंस है इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। They advocate a strategy that would allow India to take advantages of US hegemony। तो इंडिया को इस US hegemony का एडवांटेज लेना चाहिए। Opposing the US, they argue is a futile strategy that will only hurt India in long run। और आज के दिन इंडिया ने यूएस को अगर ओपोज करना शुरू कर दिया तो ये एक बहुत ही खराब स्ट्रेटजी होगी। लॉन्ग रन में इंडिया के लिए ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। तो जो यूएस हेजिमनी है इसका इंडिया को फायदा उठाना चाहिए। ये तो वही बात होगी, आपके एरिया में कोई एक बलवान लड़का रहता है, बहुत ही दादागिरी वाला लड़का है, तो आप उससे दुश्मनी रखोगे, अलूफनेस रखोगे तो नुकसान है, ठीक है। तो इससे अच्छा आप उसके साथ ही रहो, पूरे दिन आप उसके साथ रहो, आपको भी फायदा हो जाएगा, लोग आपसे भी डरेंगे, पाकिस्तान चाइना जैसे लोग आपसे डरेंगे क्योंकि आपके साथ अमेरिका है। तो ये दूसरे टाइप की एक स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी क्या थी, अमेरिका से दूर रहो भाई, अमेरिका बहुत ज्यादा एडवेंचर्स करता है वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा यहाँ वहां तबाही मचा रहा है, उसका साथ देना ठीक नहीं है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है यूएसए की हेजमनी का फायदा उठाओ, इसको बोलते हैं बैंड वैगनिंग। बैंड वैगनिंग का मतलब उसका बैंड बजाते बजाते उसके साथ चलो। आज का दौर अमेरिका का दौर है, उसको खुश रखना बहुत जरूरी है। दूसरी स्ट्रेटजी है। और तीसरी स्ट्रेटजी, तीसरा ग्रुप ऑफ एनालिस्ट क्या कहता है, वो कहता है इंडिया शुड टेक द लीड इन एस्टेब्लिशिंग ए कोलिशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। वही नैम वाली स्ट्रेटजी अपनाओ। इंडिया को लीड करना चाहिए, अलग अलग कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड हैं, इन सबको एक साथ लेके आओ और इनके लीडर बनो और यूएस की हेजमनी को चैलेंज करो। यूएस आपसे अकेले से पंगा ले सकता है बट इतनी सारी कंट्रीज से नहीं ले सकता, क्योंकि आज के दिन लड़ाई तो बेशक वो नहीं करेगा बट इकोनॉमिक नुकसान उसको भी काफी सारा होगा अगर इतने सारे कंट्रीज के साथ अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है। Over the time, this coalition would become more powerful and many succeed in winning the hegemon away from its dominating way। और यही एक तरीका है उस हेजमन को धीरे धीरे, उस हेजमन की पावर्स को कम करने का धीरे धीरे, क्योंकि ये कोलिशन जो आप बनाओगे ये पावरफुल होता जाएगा और एक दिन हेजमन की पावर अपने आप कम हो जाएगी। तो वर्ल्ड एक बैलेंस्ड वर्ल्ड बन जाएगा, वर्ल्ड में कोई एक हेजमन नहीं रहेगा। अब ये तीनों स्ट्रेटेजी कैसी लगी, कौन सी पसंद आई? यहां पर एक बात और बता दूं कि किसी भी कंट्री के साथ, यूएसए नहीं, किसी भी कंट्री के साथ आप एक स्ट्रेटजी बना के नहीं चल सकते। आपको पर्टिकुलर जो भी इश्यू आता है उसके हिसाब से अपना स्टैंड लेना होगा। अगर आपको लगता है आपके नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है तो आप कोलिशन बना लो, अमेरिका को दबाने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कहीं और आपको फायदा होने वाला है, चाइना के साथ आपको फायदा होने वाला है, तो आप अमेरिका का साथ ले लो, बैंड वैगनिंग वाला काम कर लो। अगर ऐसा लगता है कि अमेरिका आपके किसी फ्रेंडली कंट्री के ऊपर अटैक करने वाला है, मान लो ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है या अफगानिस्तान के ऊपर फिर से अटैक करने वाला है, वो हमारे आजकल फ्रेंडली कंट्री बने हुए हैं, तो यूएसए से अलूफनेस रख लो। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया यूएस रिलेशंस आर परहैप्स टू कॉम्प्लेक्स टू बी मैनेज्ड बाय ए सिंगल स्ट्रेटजी। इंडिया यूएस रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनको एक स्ट्रेटजी से हैंडल किया ही नहीं जा सकता। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया नीड्स टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजीज टू डील विद यूएस। अब इस यूएस के साथ हमें डील करना है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक मिक्सचर बनाओ अपने फॉरेन पॉलिसी का, स्ट्रेटजीज का। फॉरेन पॉलिसी जो भी स्ट्रेटजीज आप बना रहे हो उसका मिक्सर बनाओ। जहां पर आपके नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा हो वहां पे अमेरिका का साथ मत दो, जहां पे आपके नेशनल इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट को फायदा हो रहा है उसमें अमेरिका का साथ दे दो। तो आपको मिक्सर बना के चलना पड़ेगा, एक सिंगल स्ट्रेटजी आप नहीं लेके चल सकते इस अमेरिका के साथ, क्योंकि ये रिलेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये अमेरिका के साथ नहीं, किसी भी कंट्री के साथ ऐसे रिलेशन पूछे जाएं तो बोलो मिक्स स्ट्रेटजी, ठीक है। क्लास में भी आपके किसी बच्चे के साथ नहीं बनते तो एक ही स्ट्रेटजी रखते हो क्या, नहीं। कभी उसके साथ उसके नोट्स सही हैं तो प्यार से बात करोगे, कभी वो ज्यादा करके बात करे तो आप भी करके बात करोगे, तो एक मिक्स ऑफ स्ट्रेटजी चलता है। नाउ हाउ दिस हेजेमनी कैन बी ओवरकम, जो यूएस की हेजेमनी है उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये हेजेमनी कितने दिन चलेगी, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, ये सारे सवाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलते रहते हैं। अलग अलग कंट्रीज में ये सारे सवाल मेन मुद्दे बने हुए हैं कि इस हेजेमनी से कैसे निकला जाए और कब तक ये हेजेमनी चलेगी अमेरिका की। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वेरी फ्यू फैक्टर्स फॉर्मली curtail the exercise of military power by any country।
जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत कम ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी कंट्री की मिलिट्री पावर को कर्टेल कर सके। क्यों? कुछ ऐसे रीजंस हैं, बताते हैं क्यों। पहले बात तो वर्ल्ड में कोई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि वर्ल्ड की गवर्नमेंट बोला जाए। हर कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है। यूएनओ तो है, पर यूएनओ के पास पावर्स नहीं है। यूएनओ को हमें एक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, वो अपनी पॉलिसीज को फोर्स नहीं कर सकता, खासकर अमेरिका के ऊपर तो नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि यूएनओ को फंड ही अमेरिका देता है सबसे ज्यादा। यूएनओ को फोर्सेज, आर्म फोर्सेज सबसे ज्यादा अमेरिका ही देता है। तो यूएनओ को हम वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं कह सकते और कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। जो हम चैप्टर 6 में भी देखेंगे, चैप्टर 6 में हमें आगे पता चलेगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं कह सकते। तो दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? नो सिंगल पावर इज एनीवेयर नियर बैलेंसिंग द यूएस मिलिट्री। आज के दिन यूएस मिलिट्री को बैलेंस करने वाली कोई एक सिंगल पावर नहीं बची है। पहले जैसे यूएसएसआर थी, आज के दिन कोई ऐसी सिंगल पावर नहीं है, अकेले इकलौते कोई देश नहीं है जो यूएस की मिलिट्री को बैलेंस कर सके वर्ल्ड में। ठीक है, दूसरा रीजन ये होगा। तीसरा रीजन, ए मिलिट्री कोलिशन अगेंस्ट द यूएस इज इवन लेस लाइकली। मिलिट्री कोलिशन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मिलिट्री कोलिशन कौन बनाएंगे? बड़े बड़े कंट्रीज बनाएंगे, इंडिया, चाइना, रशिया। बट इनके बीच आज के दिन डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं। इंडिया चाइना के तो डिफरेंसेस खत्म नहीं हो रहे, ये एक नहीं हो सकते। कोलिशन में कहां से एक होंगे अमेरिका के खिलाफ? ऐसे ही चाइना और रशिया के बीच में कुछ इश्यूज हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं। इंडिया रशिया के रिलेशंस भी खराब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि इंडिया अमेरिका के साथ जा रहा है आजकल। तो इन तीनों कंट्रीज में आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बाकी कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो कोई कोलिशन भी बनता नहीं दिख रहा। तो तीन प्रॉब्लम्स क्या होगी? एक तो वर्ल्ड में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, दूसरा है कोई एक सिंगल पावर नहीं है जो अमेरिका के हेजेमनी को रोक सके, और तीसरा एक मिलिट्री कोलिशन भी आज के दिन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी हेजेमनी को कैसे टैकल किया जाए, कैसे इसको रोका जाए? तो अब फिर से लोगों के अलग अलग व्यूज आते हैं। अब इस हेजेमनी को रोक तो नहीं सकते, ओवरकम तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजीज तो बना सकते हैं। देखते हैं क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सम पीपल आर्ग्यू दैट इट इज स्ट्रेटेजिकली मोर प्रूडेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट हेजेमनी क्रिएट्स। इस हेजेमनी के कारण कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, तो आप उनका एडवांटेज लो। हेजेमनी को हमेशा नेगेटिव ही मत मानो, इस हेजेमनी से कुछ ना कुछ एडवांटेज भी आपको अगर मिल रहा है तो एडवांटेज ले लो। फॉर इंस्टेंस, अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए इंक्रीज ट्रेड इंक्रीज हो, उसका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर बहुत अच्छा हो, कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी आए, इन्वेस्टमेंट आए कंट्री में। ये जो फैक्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स, इंक्रीज ट्रेड, ये फैक्टर्स किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर देते हैं। और ये आपको तब हासिल होंगे जब आप हेजेमन के अगेंस्ट ना जाके हेजेमन के साथ चलो। अमेरिका भी चाहता है ट्रेड इंक्रीज हो, अमेरिका भी चाहता है भाई टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो, अमेरिका भी चाहता है उसकी कंपनी दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करे। तो यही अमेरिका चाह रहा है, यही आप चाह रहे हो, तो चलने दो हेजेमनी, है ना। तो करो बैंड वैगन स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं बैंड वैगन स्ट्रेटजी। अमेरिका आगे आगे चले, आप पीछे पीछे बैंड बजाओ, बैंड वैगनिंग करो। Thus it is suggested that instead of engaging in activities opposed to hegemonic power, it may be advisable to extract benefits operating within the hegemonic system। तो आप इस hegemonic power के अगेंस्ट मत जाओ, आपको एडवाइस ये किया जाता है कि आप जो भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं उन बेनिफिट्स को एक्सट्रैक्ट करो अपनी कंट्री के लिए। अनदर स्ट्रेटजी, दूसरी स्ट्रेटजी क्या कहती है? हाइड, छुप जाओ, अमेरिका से ज्यादा संबंध मत रखो, अमेरिका से छुपे रहो, ज्यादा डील मत करो, इतने ज्यादा रिलेशनशिप भी क्लोज मत करो, उससे रिलेशनशिप खराब भी मत करो, हाइड आउट। अब ये हाइड आउट वाली जो स्ट्रेटजी है वो छोटी छोटी कंट्रीज के लिए तो चल जाएगी। मान लो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, वो विजिट नहीं कर रहे हैं यूएसए को, कोई फर्क नहीं पड़ता यूएसए को, है ना। अमेरिका के भी जो प्रेसिडेंट है वो बांग्लादेश नहीं जाएंगे, नेपाल नहीं जाएंगे। तो ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये तो हाइड आउट कर सकते हैं, अपना अलग से गुजारा चला सकते हैं। बट कुछ बड़े कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, जापान, ये सब कंट्रीज हाइड नहीं हो सकते, क्योंकि इन सब की पॉलिसीज पे यूएसए की नजर रहती है। इन सब में आपस में कोलिशन मिलता है तो यूएसए के भी कान खड़े होते हैं, यूएसए भी अलर्ट हो जाता है। तो इतने बड़े कंट्रीज हाइड नहीं कर सकते अपने आप को यूएस से।
फॉर एग्जाम्पल चाइना, रशिया, जो यूरोपियन यूनियन है, ये धीरे धीरे अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं। चाइना अमेरिका से अलग ही रहता है कि भाई मैं अपना ट्रेड कर रहा हूँ दूसरे कंट्रीज से, अमेरिका से इतना नहीं करता, अमेरिका से इतना ज्यादा वर्बल स्पैट भी नहीं करता कि अमेरिका की कंपनीज को रोक रहा हो या अमेरिका से लड़ाई कर रहा हो। अमेरिका से अलग ही रहता है चाइना, रशिया भी अलग ही रहता है, यूरोपियन यूनियन के भी कई सारे कंट्रीज जो अमेरिका से अलग रहते हैं। बट फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि उसके जो रडार है, रडार से दूर जाना इतना पॉसिबल नहीं है। हाउएवर दिस वुड नॉट बी सीम वायबल फॉर बिग सेकंड रैंक पावर्स फॉर वेरी लॉन्ग। ये जो सेकंड रैंक की पावर्स बोला जाता है इनको, इनके लिए वायबल नहीं है, इतनी बड़ी कंट्रीज है। इट मे बी अट्रैक्टिव वायबल पॉलिसी फॉर स्मॉल स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स के लिए ये पॉलिसी अट्रैक्टिव भी है और पॉसिबल भी है। वायबल का मतलब पॉसिबल भी है, हाइड वाली पॉलिसी। बट इट इज हार्ड टू इमेजिन मेगा स्टेट्स लाइक चाइना, इंडिया, रशिया और ह्यूज एग्लोमरेशन सच एज यूरोपियन यूनियन बीइंग एबल टू हाइड फॉर सब्सटेंशियल लेंथ ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा समय तक आप हाइड नहीं कर सकते इतने बड़ी कंट्रीज। और तीसरी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या बोलते हैं लोग, some people believe that resistance to American hegemony may not come from other states, which as we have seen are powerless to confront the US today, but rather from non-state actors। अब जो दूसरे स्टेट्स हैं वो तो एक तरह से पावरलेस बन गए हैं, अमेरिका से टक्कर नहीं कर सकते, अमेरिका से कन्फ्रंट नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। तो लोग ये मानते हैं कि भाई यूएस की जो हेजिमनी है उनको इन दूसरे कंट्रीज से कोई खतरा नहीं है। खतरा किससे है? खतरा है नॉन स्टेट एक्टर से, ऐसे एक्टर्स, ऐसे बॉडीज वर्ल्ड में जो नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाती हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब एनजीओज, जिनको कोई स्टेट कंट्रोल नहीं करता, जो कोई कंट्री कंट्रोल नहीं करती, एनजीओज। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इन्वायरमेंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, कोई एनजीओ बना हुआ है, वो अमेरिका को अपोज करता है किसी मुद्दे पे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अमेरिका को अपोज करते हैं। तो एक तरह से अमेरिका की हेजिमनी को ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। टेररिज्म भी एक नॉन स्टेट एक्टर है, टेररिस्ट भी नॉन स्टेट एक्टर है, किसी एक स्टेट से ऑपरेट नहीं करते, ना कोई स्टेट इनको स्पॉन्सर करता है, ठीक है। तो ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनसे ही अमेरिका की हेजिमनी को आज के दिन खतरा है। कोई स्टेट तो अमेरिका की हेजिमनी को कन्फ्रंट कर ही नहीं सकता। दिस चैलेंज टू अमेरिकन हेजिमनी विल एमर्ज इन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल रियल्स एंड विल कम फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओज हैं उनसे ये चैलेंज आएगा अमेरिका को। सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं अमेरिका में ह्यूमन राइट्स के लिए, एंड पब्लिक ओपिनियन, इट में अराइज फ्रॉम सेक्शंस ऑफ मीडिया एंड इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, जो आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, लिखते रहते हैं, मीडिया के लोग हैं, यही अमेरिका की हेजिमनी को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। दीज वेरियस एक्टर्स मे वेल फॉर्म लिंक्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग विद अमेरिकन्स टू क्रिटिसाइज एंड रेजिस्ट यूएस पॉलिसीज। तो यही जो हैं एनजीओज हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं मेनली, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं यही हैं जो अलग अलग कंट्रीज से कंबाइन होकर यूएसए के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं और यूएसए की जो पॉलिसीज हैं उनको रजिस्ट कर सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड द सेइंग दैट वी नाउ लिव इन ए ग्लोबल विलेज। आपने सुना होगा बार बार कि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। हमारा इंडिया का एक नारा है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा पूरा वर्ल्ड है ये कुटुंब है, एक विलेज है। तो हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। तो किसी ग्लोबल विलेज में कोई हेडमैन है, कोई एक लीडर होता है, अगर वो गलत करता है, गलत काम करता है, तो उस विलेज के मेंबर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस हेडमैन को कंट्रोल करे। इसी प्रकार से हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, यहाँ पर एक हेडमैन बना हुआ है अमेरिका। अगर इसको कंट्रोल करना है तो वर्ल्ड के सब कंट्रीज को ही साथ में आना पड़ेगा, यही एक पॉलिसी है। चैप्टर खत्म। इस वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। तो इन तीनों वीडियोज को, तीनों पार्ट्स को फिर से रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और पढ़ाई चालू रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जैसे कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। और बहुत से बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो तब तक पढ़ते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।